सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबकी तैयारियां अब अच्छी चल रही होगी। ठीक है, सो आज हम यूनिट सेकंड कंप्लीट कर लेंगे। आज हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यूनिट सेकंड में, जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के बारे में। ठीक है, कल से हम लोग फिर यूनिट थर्ड स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जीन पियाजे कौन थे? देखो आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये है जीन पियाजे जी। ठीक है, ये एक स्विस साइकोलॉजिस्ट हैं। इनका कहना था कि जो बच्चा है वो अपने ज्ञान का निर्माण खुद करता है। ठीक है ना, जो बच्चे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है वो एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके और सोशल एक्सपीरियंसेस गेन करके डेवलप होती है। ठीक है, ऐसा इनका कहना था। जो बच्चा है वो अपने आप में ही एक नन्हा वैज्ञानिक होता है जो अपने ज्ञान का निर्माण खुद कर सकता है, आसपास के इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करके, सोशली एक्सपीरियंसेस गेन करके बच्चा जो है अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है। बच्चे इनके हिसाब से एक नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, ऐसा इन्होंने बोला। ठीक है, अब क्या प्रोसीजर स्ट्रक्चर है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का? तो सबसे पहले टर्म इन्होंने बताई स्कीमा। स्कीमा अगर हम नॉर्मल इंग्लिश वोकैबलरी में बात करें तो स्कीमा का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ठीक है, यहाँ पे स्कीमा का मतलब है कि छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे पैकेट्स हैं इंफॉर्मेशन के, जिनको हम यूज़ करते हैं स्टोर करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए। ठीक है ना, तो उसको बोला जाता है स्कीमा। ऐसे समझो कि तुम्हारे दिमाग में ये छोटे छोटे इस तरीके से पैकेट है जिनके अंदर तुम इन्फॉर्मेशन, जो भी तुम सराउंडिंग से इंटरेक्ट करके गेन करते हो उसको तुम इसके अंदर स्टोर करते रहते हो और ज़रूरत पड़ने पर उसको यूज़ कर लेते हो। ठीक है, सेकेंड पॉइंट आता है आपका अडेप्टेशन। अडेप्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें बच्चे एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं। इसके अंदर भी दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला प्रोसेस होता है आपका एसिमिलेशन। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है? आप जब अपनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में जब कोई नई इन्फॉर्मेशन ऐड करते हो तो उसको बोला जाता है एसिमिलेशन। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे बच्चे को था कि 4 पैर वाला अगर कोई जानवर है तो वो डॉग है। ठीक है, फिर उसने देखा कि नहीं, हर चार पैर वाला जानवर डॉग होना ज़रूरी नहीं है। ये जैसे कि इसमें देख सकता है, उसने देखा कि 4 पैर वाला जानवर तो बिल्ली भी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे उसकी दिमाग में ऑलरेडी एक इन्फॉर्मेशन फिट थी। उसके दिमाग में ये था कि 4 पैर वाला कोई भी जानवर है तो उसको वो डॉग कहता था। लेकिन जब उसने बिल्ली को देखा तो उसने अपनी एक नई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन में एक नई इन्फॉर्मेशन और ऐड करी कि नहीं, 4 पैर वाला जानवर डॉगी भी हो सकता है, बिल्ली भी हो सकता है। ठीक है ना, इसको बोला जाता है एसिमिलेशन। फिर आता है आपका एकोमोडेशन। एकोमोडेशन क्या होता है? इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा एग्जिस्टिंग स्कीमा है या फिर जो इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे माइंड में स्टोर्ड है उसमें कुछ चेंजेस लेके आना, कुछ मॉडिफिकेशन करना। ठीक है ना, अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, उसको बोला जाता है एकोमोडेशन। जैसे मान लो आपको कोई चीज़ ऑलरेडी पता थी, फिर या तो आपको वो आधी अधूरी पता थी। ठीक है ना, फिर आपने इंटरेक्ट करा, सोशल इंटरेक्ट करा, आपका कुछ और नए एक्सपीरियंसेस आपने गेन करे, उसके बिहाफ पे आपने देखा कि नहीं, जो मैं सोचता था ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है। फिर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन में चेंजेस लेके आया, उसको मॉडिफाई करा, तो इसको बोला जाता है एकोमोडेशन। ठीक है, जब हम अपने ही एग्जिस्टिंग स्कीमा में एडजस्टमेंट करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं, चेंज लेके आते हैं उसके अंदर। ठीक है ना, जो चेंजेस होते हैं वो हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी नॉलेज के बेसिस पे होते हैं, जो हम एक्सपीरियंसेस टाइम टू टाइम गेन करते रहते हैं उसके बेसिस पे होते हैं, उसको हम एकोमोडेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बच्चे को था कि जो बिल्ली है वो बोलती है मियाऊ, बिल्ली मियाऊ बोलते, तो इसको था कि जो है, तो यहाँ पे बच्चा जो है वो ये चीज़ समझ गया है, वो ये डिफरेंस पता करने लग गया है अब कि जो 4 पैर वाला जानवर जो कि बिल्ली है वो मियाऊ बोलती है, और 4 पैर वाला जानवर जो कि कुत्ता है वो भौं भौं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बच्चा है ना वो डिफरेंस करने लग जाता है, चीज़ों में अंतर करना समझ जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो हमारी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी हमारे माइंड में स्टोर थी उसके अंदर हम कुछ चेंजेस लेके आते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर एक्सपीरियंसेस और नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग। ठीक है,
फिर आपका आता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है जो बच्चे की नॉलेज डेवलप करने में बहुत मदद करता है, उसके अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने में मदद करता है। ये एक प्रोसेस है जिसमें हम एसिमिलेशन और एकोमोडेशन के बीच में एक बैलेंस बना के चलते हैं, ठीक है। तो उसको बोला जाता है इक्विलिब्रेशन, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो हम गेन करते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कैसे, ये ऐसे हो रहा है तो फिर ये ऐसे क्यों लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उन इन्फॉर्मेशंस में जो एसिमिलेशन हम कर रहे हैं या फिर जो हम एकोमोडेशन कर रहे हैं उसके अंदर बैलेंस बना के चलना, दैट इज़ नॉन एज इक्विलिब्रेशन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा इतना, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे के माइंड में ना विचार पहले आते हैं, भाषा बाद में आती है, ऐसा इनका कहना है कि कोई भी छोटा बच्चा है अगर तो उसके दिमाग में ना विचार पहले आएंगे, फिर वो सोसाइटी से आसपास के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके वो धीरे धीरे भाषा को सीखता है और अपने विचारों को व्यक्त करता है उस भाषा के थ्रू, ठीक है। जो थॉट्स हैं फैसिलिटेट लैंग्वेज, वही बात हो गई, जो विचार हमारे मन में पहले आएंगे उसके बाद हम भाषा आएगी। थॉट्स ही लैंग्वेज को फैसिलिटेट करते हैं क्योंकि जब हमारे मन में विचार आएंगे उसके बाद ही हम अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए आसपास के लोगों से इंटरेक्ट करके हम भाषा सीखने की कोशिश करेंगे। तभी हम विचार हम व्यक्त जब भी कर पाएंगे जब हमको भाषा आती होगी, ठीक है ना। जब हमको भाषा हम तभी सीखेंगे जब हमारे मन में कोई विचार उत्पन्न होगा, ठीक है। तो जीन पियाजे के अनुसार थॉट कम फर्स्ट, लैंग्वेज लेटर, थॉट्स फैसिलिटेट लैंग्वेज, ठीक है। जो थॉट्स हैं वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को भी प्रोत्साहित करते हैं। जो बच्चे, आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं अपने आप से ही बातें करने लगते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी कोई बात दूसरा सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, सुन रहा है तो ठीक बात है, नहीं सुन रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटे बच्चे जो आपस में अपने आप में ही बात करते रहते हैं, अपने आप से खेलते रहते हैं, ठीक है ना। तो इस टाइप की जो स्पीच होती है, इस टाइप की स्पीच को जीन पियाजे ने ईगो सेंट्रिक स्पीच नाम दिया, ठीक है। देखो, चिल्ड्रन टॉक टू देमसेल्फ और टू अदर्स विदाउट एनी सोशल कनेक्शन, कि कोई उनकी बात सुन रहा हो या ना सुन रहा हो इससे उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की लैंग्वेज को उन्होंने ईगो सेंट्रिक स्पीच बोला, ठीक है। जो बच्चों की थिंकिंग होती है वो आपकी सिर्फ क्वालिटेटिवली डिफरेंट होती है फ्रॉम एडल्ट्स। फॉर एग्जांपल, जैसे कि छोटा बच्चा है तो सोचेगा कि यार अगर आपको 10 रुपये मिल जाए, 20 रुपये मिल जाए, तो छोटा बच्चा सोचेगा अरे इससे तो मैं गाड़ी ले लूँगा, इससे तो मैं खिलौने ले लूँगा। वहीं कोई बड़ा इंसान होगा तो 10 रुपये में सोचेगा कि चल इसको मैं सेव कर लेता हूँ, है ना। ये जो भी कुछ है, 10 रुपये तो मैंने खैर बहुत बोला हुआ बोल दे, 100 रुपये 1000 रुपये मिल जाए तो छोटा बच्चा सोचेगा अरे इससे तो मेरे बहुत सारे खिलौने आ जाएंगे। लेकिन वहीं बड़ा आदमी सोचेगा कि चलो 1000 रुपये का तो मैं अपना जो शर्ट ले लेता हूँ, पैंट ले लेता हूँ, कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, लाइक दैट। तो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी में डिफरेंस होता है छोटे और बड़ों की थिंकिंग में, ठीक है ना। और कोई सिर्फ क्वालिटेटिवली सिर्फ टाइप में डिफरेंस होता है बच्चों और बड़ों की थिंकिंग में, ठीक है। इन्होंने बायोलॉजिकल मैच्योरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दी जीन पियाजे ने। पियाजे के अनुसार जो बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो उसका कहीं ना कहीं एक बेस बायोलॉजिकल बेस है जो कि हम जेनेटिकली डिटरमाइंड करते हैं, ठीक है ना। मतलब इन्होंने जो है ना, जो बायोलॉजिकल बेसिस होता है बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट का, जो हेरिडिटी फैक्टर्स है उनको इन्होंने बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया है कि हेरिडिटी फैक्टर्स बच्चों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं, ठीक है। ऐसा इनका कहना था, ठीक है। अब इन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस इन्होंने बताई हैं, ठीक है। जीन पियाजे के अनुसार कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस हैं: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल एंड एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल। और ये जो स्टेजेस हैं इनके हिसाब से ये यूनिवर्सल है, मतलब हर एक चाइल्ड इन स्टेजेस से होकर गुजरता है, ठीक है, जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है। ये जो टॉपिक है ये आपका बीएड के हिसाब से और सीटेट यूपीटेट के हिसाब से भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीन पियाजे की थ्योरी तो पूछी जाती है, ठीक है। आप सीटेट का एग्ज़ाम देंगे, यूपीटेट का एग्ज़ाम देंगे, टीजीटी कोई भी आप एग्ज़ाम देंगे ना बीएड के बाद, उसमें ये जीन पियाजे की थ्योरी तो पूछी जाएगी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहला है आपकी स्टेज आती है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि आपकी बर्थ से 2 साल तक की होती है, ठीक है। तो इस स्टेज में जो बच्चे होते हैं वो आसपास के
एनवायरनमेंट को, माहौल को एक्सपीरियंस करते हैं अपनी सेंसेस के थ्रू या फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू, ठीक है। छोटा छोटा बच्चा होता है वो सेंसेस के थ्रू ही एक्सपीरियंस करता है कि कोई उससे मतलब वो समझ जाता है कि कौन मेरे से प्यार से बोल रहा है, कौन मेरे से डाल रहा है। अगर वो छोटा इन्फेंट भी अगर कोई बच्चा है और उसको कोई डाल दो तो वो समझ जाएगा अरे इसने मेरे को, वो कहीं ना कहीं सेंसेस के थ्रू एक्सपीरियंसेस गेन करने की कोशिश करता है, फिजिकल एक्टिविटीज़ के थ्रू वो एक्सपीरियंसेस को गेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। बर्थ से 2 साल तक के बच्चों के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला कंसेप्ट भी डेवलप हो जाता है। मतलब कि जैसे मान लो आपने, छोटा बच्चा चॉकलेट मांग रहा है और मान लो सुबह से वो 3 से 4 चॉकलेट खा चुका है और यू थिंक कि अब इतनी ज़्यादा चॉकलेट इसके लिए ठीक नहीं है, तो आपने बोला अरे चॉकलेट तो चूहा ले गया, चूहा ले गया, तो उसको आपने दुबका दिया पीछे हैंड करके, तो वो बच्चा समझ जाएगा कि चूहा आ गया, ओ चूहा ले गया रियली में। तो वो ये कंसेप्ट होती है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, वो चीज़ एग्जिस्ट नहीं कर रही है उस टाइम पे, चूहा उस टाइम पे है थोड़ी, हम तो सिर्फ बच्चों को एक तरीके से बहका रहे हैं, लेकिन बच्चे को लगता है कि वो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, तो इसको ही हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस, ठीक है। दे रियलाइज दैट ऑब्जेक्ट स्टिल एग्जिस्ट इवन व्हेन दे कैन नॉट सी दैम, ठीक है। तो इसको ही बोला जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस वाला कंसेप्ट, ठीक है। इमिटेशन एंड बेसिक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं देखो दूसरों की नकल बहुत करते हैं, इमिटेशन बहुत करते हैं, ठीक है ना, वो इस स्टेज में बच्चों के अंदर देखा जाता है। बेसिक इंस्टिंक्टिव बिहेवियर भी देखे जाते हैं बच्चों के अंदर, जैसे कि किसी ने डांट दिया तो चिल्ला दिया, वो डर सा गया तो वो एकदम रो पड़ा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं कि ये कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट, जैसे भूख लग रही है तो वो रो गया, सोना है तो वो रो गया, टॉयलेट आया तो वो रो गया, जो बहुत छोटा बच्चा होता है, ठीक है ना। तो ये कुछ बेसिक इंस्टिंक्ट्स होते हैं जो हर पेरेंट्स समझ जाते हैं कि हाँ ये बच्चा ये बात कहना चाह रहा है। कुछ इंस्टिंक्ट्स हर एक बच्चे के अपने होते ही हैं बाय बर्थ, ठीक है ना। इनका एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है इन बच्चों का। दिस मीन्स दैट इन्फेंट्स बिगेन टू डेलिबरेटली परफॉर्म एक्शंस टू अचीव दिस स्पेसिफिक गोल सच एज रीचिंग फॉर अ टॉय और क्रॉलिंग टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट। जैसे कि छोटे बच्चे जो होते हैं, आपको उनको बॉल बहुत पसंद है, आप समझ गए कि इस बच्चे को बॉल से खेलने में काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है, आप बॉल को उस बच्चे से थोड़ी सी दूरी पर रख दो, उसको वो बॉल पसंद है क्योंकि वो बच्चों का गोल डायरेक्टेड बिहेवियर बच्चों में होता है। तो वो बच्चा बॉल लेने के लिए, अगर बच्चा क्रॉलिंग करता है तो क्रॉलिंग करते करते उस बॉल के पास जाने की कोशिश करेगा। तो ये गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है इन बच्चों का कि ये एक स्पेसिफिक गोल को अचीव करने की पूरी कोशिश करते हैं कि उस बच्चे को अगर बॉल चाहिए और उसे थोड़ी दूर पे तो पूरी कोशिश करेगा। क्रॉलिंग नहीं करता तो वही बच्चा क्रॉलिंग करने की कोशिश करता है। जब भी तो छोटे बच्चे जो होते हैं, जब थोड़ा बैठना लग जाता है तो बच्चे को नीचे ज़मीन में लिटाने की कोशिश करते हैं, उससे कहते हैं कि बॉल पकड़ के लाओ, जिसके बच्चे क्या होता है क्योंकि उनका एक गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, स्पेसिफिक गोल्स को रीच करने की वो पूरी कोशिश करते हैं। तो इसीलिए वो बच्चा कोशिश करेगा क्रॉलिंग करने की कि मैं किस तरीके से बस कैसे इस बॉल के पास पहुंच जाऊं, ठीक है ना। सेकेंड स्टेज आती है आपकी प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 2 से 6 साल तक के लिए चलती है। तो इसमें बच्चों जो होते हैं वो सिंबॉलिक थिंकिंग बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती हैं और वो लैंग्वेज को भी यूज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। सिंबॉलिक थिंकिंग का मतलब क्या होता है कि बच्चा समझ जाता है कि अच्छा दिस इज़ एप्पल, दिस इज़ मैंगो, दिस इज़ बास्केट, दिस इज़ रेफ्रिजरेटर, दिस इज़ फैन, दिस इज़ कूलर, लाइक दैट। सिंबॉलिक थिंकिंग वो समझने लग जाता है, लैंग्वेज भी थोड़ी बहुत यूज़ करने लग जाता है 2 से 6 साल का बच्चा। चिल्ड्रन जो होते हैं अब वो सिम्बल्स को यूज़ करने लग जाते हैं ऑब्जेक्ट्स को, अपने आइडियाज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे कि टॉयज़ हैं, पिक्चर्स हैं, ठीक है ना। जो बच्चे होते हैं इस एज में, इन बच्चों की जो लैंग्वेज होती है वो बहुत जल्दी डेवलप होती है, क्योंकि और यही सबसे ज़्यादा क्रूशल टाइम होता है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ठीक है ना। जब ये कहते हैं कि बच्चों से आप जैसा बोलोगे बच्चे वैसी भाषा सीखेंगे, ठीक है ना, और वो सेंटेंस भी बनाने लग जाते हैं, दूसरों से कम्युनिकेट करने लग जाते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे हम कहते हैं ना कि बच्चे बेटा आप खाओगे, तो बच्चे सीखेगा मम्मा आप खाओगे, आप बोलोगे कि तू खाएगा तो वो भी कहेगा कि तू खाएगी क्या, इस तरीके से। तो यहाँ पे बच्चे की जो ये बहुत ही क्रूशल स्टेज होती है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ठीक है ना। बहुत तेज़ी से यहाँ पे बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, बच्चा यहाँ पे लैंग्वेज सीखना शुरू कर देता है, सेंटेंसेस बनाने लग जाता है, दूसरों से कम्युनिकेट करने लग जाता है, ठीक है। इस एज में बच्चों के अंदर ईगोसेंट्रिज्म भी होता है। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब क्या होता है कि जो बच्चा है वो हर चीज़ अपने पर्सपेक्टिव से देखना चाहता है, उसको दूसरे के पर्सपेक्टिव से मतलब नहीं होता, क्योंकि इस एज में भी बच्चा होता तो इमैच्योर ही है, तो वो हर चीज़ को अपने ही पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करता है, उसको दूसरे के पर्सपेक्टिव का कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है ना। वो सोचता है कि मैं जिस नज़र से वर्ल्ड को देख रहा हूँ, मेरा जो पर्सपेक्टिव है वही सही है, ठीक है ना।
जैसे आपके बच्चे को किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए मना कर दो, वो बच्चा वो काम कर रहा है और हमने मना कर दिया, नहीं मुझे तो करना ही है, ठीक है ना, तो बच्चे को अपना ही पर्सपेक्टिव बेस्ट लगता है। इरिवर्सिबिलिटी यहाँ पे बच्चों के अंदर होती है। इरिवर्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मान लो दो बच्चे हैं 2 से 6 साल की एज के, दो बच्चे पास पास बैठे हुए हैं, आपने एक मैगी बनाई और आपने एक बच्चे को तो मैगी दे दी प्लेट में, एक बच्चे को मैगी दे दी आपने बॉल में, दोनों सेम अमाउंट में मैगी है, लेकिन बच्चे को लगेगा अरे ये तो बॉल के अंदर है, इसमें तो थोड़ी सी मैगी आई होगी, जो प्लेट में मैगी दी है वो बहुत ज़्यादा मैगी होगी। तो यही होती है रिवर्सिबिलिटी कि बच्चा जो होता है उसको डिफ़िकल्टी होती है ये समझने में कि अगर चीज़ की स्टेट बदल जाने से उस चीज़ की क्वांटिटी भी बदल गई, तो ये चीज़ बच्चा जो है ना इस चीज़ में डिफरेंस नहीं कर पाता, ठीक है ना। The child has difficult in understanding that things can change and they can return to their original state, ठीक है ना। तो बच्चा इस चीज़ को नहीं समझ पाता है कि अगर हमने किसी चीज़ की शेप बदल दी या इसकी स्टेट बदल दी है तो इससे उसकी क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आता, ऐसा बच्चा नहीं समझ पाता है, ठीक है। सॉरी दिस इज़, जो मैंने आपको ये मैगी वाला कंसेप्ट बताया ना, दिस इज़ लैक ऑफ कंजर्वेशन। मैं भूल गई, मैंने पता नहीं कैसा ध्यान नहीं दिया मैंने, कैसे जो मैगी वाला कंसेप्ट मैं आपको दे रही थी, दिस इज़ लैक ऑफ कंजर्वेशन। द चाइल्ड इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैट ऑब्जेक्ट कैन रिमेन द सेम इवन आफ्टर चेंजेस इन देयर फॉर्म, कि आप चाहे मैगी प्लेट में दो, चाहे आप बाउल में दो, आप बेसिक आप इनकी फॉर्म को ही तो चेंज कर रहे हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है, जो क्वांटिटी है किसी भी चीज़ की, वो सेम रहेगी, ठीक है। तो बच्चे के अंदर ये लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, बच्चा ये चीज़ नहीं समझ पाता है इस एज का, ठीक है, इस स्टेज का बच्चा। इरिवर्सिबिलिटी इज लाइक कि बच्चे को पता है कि 2 + 4 6 होता है, लेकिन बच्चा जो है ना 4 + 2 नहीं कर पाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बच्चे को यहाँ पे जो बच्चा होता है, अगर आप इसी चीज़ को थोड़ा सा रिफॉर्म करके बच्चे से अगर पूछ लिया जाए, थोड़ा सा चेंज करके अगर आपसे पूछ लिया जाए, तो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पाता है, ठीक है। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे बच्चों को आपने देखा घर घर खेलते हुए, गुड्डे गुड़ी ले लेते हैं, घर घर खेलते हैं, किचन सेट्स ले लेते हैं, घर घर खेलते हैं। तो एनिमिज्म में क्या होता है कि किसी आप नॉन लिविंग थिंग को आप लिविंग मान के चल रहे हो, ठीक है ना, तो ऐसा, हाँ, तो उसको बोला जाता है एनिमिज्म, ठीक है। तो इस स्टेज में बच्चों के अंदर ये वाली भावना भी होती है, ठीक है। फिर आते हैं थर्ड स्टेज पे, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपके 7 से 11 साल के बच्चों की होती है। इसमें बच्चा लॉजिकली सोचने लग जाता है, ठीक है ना, कॉन्क्रीट थिंकिंग करने लग जाता है बच्चा। कंजर्वेशन यहाँ पे बच्चे में होता है, अब बच्चा समझ जाता है कि हाँ प्लेट में जो मैगी है और जो कटोरी में मैगी है वो दोनों बराबर है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा समझ जाता है, क्लासिफिकेशन करने लग जाता है, चीज़ों को क्लासीफाई करने लग जाता है, सीरिएशन, एक चीज़ को सीरीज़ में लगाना सीख जाता है, कन्वर्जेंट थिंकिंग करने लग जाता है बच्चा। डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं होती, सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग ही होती है कि बच्चे को बता दिया कि हाँ ऐसा होता है कि सन राइजेज इन द ईस्ट, तो बच्चा समझे ठीक है सन राइजेज इन द ईस्ट, इतना बच्चा समझ जाता है, ठीक है। डाइवर्जेंट थिंकिंग नहीं कर पाता बच्चा कि अगर सन ना निकले तो क्या होगा, ऐसा बच्चा नहीं सोच पाता। सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकिंग है कि जितना बच्चे को बता दिया उतना उसने समझ लिया, ठीक है। इंडक्टिव रीजनिंग लगा पाता है बच्चा, एग्जाम्पल टू रूल बच्चा जाता है कोशिश, अगर आप बच्चों को एग्जाम्पल टू रूल ले जाओगे समझाने के लिए किसी भी चीज़ को, तो बच्चा समझ जाएगा। इंडक्टिव रीजनिंग यहाँ पे बच्चा समझ पाता है, मतलब पहले उसको एग्जाम्पल चाहिए किसी चीज़ को समझने के लिए, उसके बाद आप उसको रूल बताओ, ठीक है। कॉज इफेक्ट, किसी चीज़ का क्या कॉज है, क्या उसका इफेक्ट हो सकता है, वो भी बच्चा यहाँ पे समझने लग जाता है। थोड़ी बहुत लॉजिकल थिंकिंग भी लगाने शुरू कर देता है, चीज़ों में क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या डिफरेंसेज है, वो बच्चा समझने लग जाता है। ट्रांजिटिव इंटरफेरेंस भी बच्चा समझने लग जाता है, मतलब कि अगर आप किसी बच्चे को कोई कंसेप्ट सिखा रहे हो, आप उसको नोन टू अननोन की तरफ ले जाओ तो बच्चा उस चीज़ को भी समझ लेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपको जो है मल्टीप्लिकेशन बच्चे को सिखाना है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा बहुत यूज़ हम एडिशन का भी करते हैं, ठीक है। तो पहले बच्चों को हमने एडिशन बताया, एडिशन बताने के बाद हम उसको मल्टीप्लिकेशन सिखाया हमने, तो पहले नोन पे ले गए फिर अननोन पे ले गए। चलो ये तो कुछ अलग से एग्जांपल हो गया, मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। लाइक सबसे पहले आपने बच्चों को बताया कि फूड हमारी बॉडी के लिए क्यों नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद हमारी बॉडी को कैसे कैसे विटामिन की ज़रूरत होती है, कैसे कैसे मिनरल्स की ज़रूरत होती है, आपने बच्चों को आइडिया
उसके बाद आपने बच्चों को बताया कि ये विटामिन होते हैं, इनकी कमी से ये हो जाता है, फूड कहाँ से आता है, ग्रेन पल्सेस कैसे ग्रो करते हैं। तो फिर आप धीरे धीरे करके यहाँ पे आए, तो आप नोन टू अननोन गए, ठीक है। लास्ट स्टेज आती है आपकी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि आपकी 11 ईयर्स से आगे चलती है। इसमें बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी करने लग जाता है विदाउट सीइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो क्या है कि बच्चा जो कॉन्क्रीट थिंकिंग करने लग जाता था, मतलब कि चीज़ को देख के वो अपने माइंड में वैसी इमेज बना लेगा कि हाँ इफ़ दिस इज़ ए बॉल, तो वो माइंड में अपने एक इमेज बना लेगा कि हाँ एक बॉल रखी है। लेकिन यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में क्या होता है कि जैसे कि आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो 3D इमेज, ठीक है, क्यूबॉइड जैसे 3D इमेजेस होती है ना, तो उसको या तो आप बाय प्रोजेक्टर पे देख पाते हो, ठीक है ना, या फिर आप अपने माइंड में, अगर आपसे कोई कह रहा है कि यहाँ पे क्यूबॉइड रखा है, तो उसको आप माइंड में ही समझ लोगे कि हाँ यहाँ पे क्यूबॉइड रखा है। ट्रेन चल रही है, आप एक ऐसा सीन सोचे कि ट्रेन चल रही है, आसपास पेड़ है, तो आप अपने माइंड में एक ऐसी इमेज क्रिएट कर लोगे, तो उसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग विदाउट एनी सीइंग ऑब्जेक्ट। बच्चा एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे करने लग जाता है, बच्चा हाइपोथेसिस का यूज़ करने लग जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है। अब बच्चा डिडक्टिव रीजनिंग करने लग जाता है इन द सेंस कि मतलब अब बच्चा जो है रूल टू एग्जाम्पल वाली अप्रोच भी यूज़ करता है, ठीक है ना, और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यहाँ पे बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती है, ठीक है। तो ये था जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। आज आपका यूनिट 2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको समझ में आई होगी। फिर भी कोई दिक्कत दुविधा परेशानी अगर है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। मैं उस डाउट को दूर कर दूंगी। PDF इफ़ यू वांट मैं आपको शेयर कर दूंगी PDF, ठीक है। तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। कल से हम यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे, ओके।